हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अपनी इको की लेक्चर्स कर रहे थे और नेक्स्ट चैप्टर जो हमको पढ़ना है वो है हमारा सप्लाई। सप्लाई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, डिमांड का उल्टा चैप्टर है, तो ज्यादा तुम लोगों को इसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं। डिमांड अच्छे से समझ में आ गया तो बस डिमांड का हम उल्टा उल्टा करते जाएंगे तो सप्लाई होते जाएगा। इसी में हमको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी पढ़ना है, तो वो सब चीजें हम लोग अब देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स में ऑफकोर्स यार डिफरेंस है। सप्लाई मीन्स होता है सम of the part of the stock of the goods which is prepared by the seller to sell at a particular price at a particular market in a particular period of time। तो सप्लाई मतलब क्या होता है, जो प्रोड्यूसर प्लान करता है कि मैं आने वाले समय में इस मार्केट में इतना स्टॉक सप्लाई करूंगा इस प्राइस पे, तो वो क्या होता है सप्लाई। क्या होता है, जब प्रोड्यूसर प्लान करता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस में पर्टिकुलर मार्केट में इस समय के दौरान इतना गुड सप्लाई करेगा, तो दैट इज व्हाट सप्लाई करना। ठीक है, स्टॉक जो उसके पास स्टॉक रेडली अवेलेबल रहता है ना, उसको वो सप्लाई करता है। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, इट एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड एंड सप्लाई ऑफ अ गुड। और ये डायरेक्ट रिलेशन शो करता है, कहां है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। क्यों, क्योंकि अगर तुम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, यू आर अ प्रोड्यूसर, अब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जब गुड्स मार्केट में महंगे में बिक रहे तो तुम सप्लाई क्या करोगे, भैया बढ़ा दूंगा क्योंकि महंगे में बिक रहे तो मुझे को प्रॉफिट कमाना है ना, तो मेरे को प्रॉफिट कमाना है तो मैं पूरा बेचना चालू कर दूंगा एकदम स्पीड से, तो सप्लाई में बढ़ा दूंगा। जब गुड्स की प्राइस ज्यादा है सप्लाई बढ़ा दी जाएगी, जब गुड्स की प्राइस कम है सप्लाई कम की जाएगी। इसका उल्टा हुआ था डिमांड में। डिमांड में प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड कम हुई थी, प्राइस कम होने के कारण डिमांड बढ़ी थी। यहाँ प्राइस बढ़ने के कारण सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस कम होने के कारण सप्लाई भी कम हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई शेड्यूल के बारे में बात करें तो अगेन इंडिविजुअल और मार्केट होता है। इंडिविजुअल मतलब होता है जब इंडिविजुअल सेलर और प्रोड्यूसर का होता है। जैसे मान लो देखो, प्राइस 500 है तब 0, 1000 हुआ तो 10, 1500 हुआ तो 30, 2000 हुआ तो 55 और 2500 हुआ तो 90। मतलब देख रहे हो तुम, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाते जा रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा रहा है। तो ये इसीलिए इसका कर्व ऐसा होता है। देखो, प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ी, प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ी, प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ी, प्राइस बढ़ी सप्लाई बढ़ी, तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, वेरियस क्वांटिटी प्रोड्यूसर्स और सेलर्स एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस इन अ मार्केट। तो ये प्रोड्यूसर्स हो जाता है, जैसे वहां पर इंडिविजुअल डिमांड में सिर्फ एक कंज्यूमर था, मार्केट डिमांड में सारे कंज्यूमर थे, वैसे यहाँ इंडिविजुअल सप्लाई में एक प्रोड्यूसर है, मार्केट सप्लाई में सारे प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे। ठीक है, वेदर द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ये सब लिखा है, वेदर द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। वही बात बोल रहा है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है सप्लाई और प्राइस के बीच में। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन क्या है, लैंड और एग्रीकल्चर गुड्स। इन केस ऑफ लैंड और एग्रीकल्चर गुड्स द सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू ओवा एक्सिस। बोल रहा है लैंड और एग्रीकल्चरल गुड्स से रिलेटेड में जो सप्लाई कर्व होता है वो ओवा एक्सिस के पैरेलल होता है, मतलब ऐसा होता है, ये देखो ऐसा होता है। ठीक है, तो दिस इज सम एक्सेप्शन। नेक्स्ट है रेयर गुड्स। इन केस ऑफ रेयर गुड्स सप्लाई कैन नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू प्राइस, सो इन द केस ऑफ रेयर गुड्स द सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू ओवा एक्सिस। तो बोल रहे हैं रेयर केस के गुड्स में प्राइस के अकॉर्डिंग हम नहीं चेंज कर सकते। क्यों, क्योंकि रेयर गुड्स तो लिमिटेड होते हैं ना, तो मैं कैसे सप्लाई बढ़ा सकता हूँ। मेरे पास मान लो एक ही वेस पड़ा हुआ है, जो वास आता है एक ही वास पड़ा हुआ है, तो वो एक ही है मेरे पास, मैं उसको 2 3 10 कहां से ला सकता हूँ, 5 नहीं ला सकता ना। तो रेयर गुड्स के केस में ये ओवा एक्सिस के पैरेलल होगा। रेयर गुड्स के केस में प्राइस बढ़ने से मैं सप्लाई नहीं बढ़ा सकता। सप्लाई ऑफ लेबर, in case of labor the supply curve is backward bending because in the initial stage if the wage increase the supply of labor also increase beyond a certain stage, if the wage are increased they require the more leisure, so the supply of labor will be decreased। तो देखो सिंपल यहाँ पर बोल रहा है in case of labor। हाँ हाँ, चलो बेटा क्या कर रहे थे हम लोग, हाँ एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई हम कर रहे थे। तो मैं बात कर रहा था कि एग्रीकल्चर गुड्स की अगर मैं बात करूं, हाँ एग्रीकल्चर की, तो हम लोग को पता है लैंड और एग्रीकल्चर लिमिटेड है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसका सप्लाई नहीं हो सकता। रेयर गुड्स का भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सप्लाई नहीं हो सकता, और सप्लाई ऑफ लेबर भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद नहीं हो सकता था। सप्लाई ऑफ लेबर आई एम एक्सप्लेनिंग, तो बोल रहा था इन द केस ऑफ लेबर द सप्लाई इज बैकवर्ड बेंडिंग बिकॉज इन द इनिशियल स्टेज इफ द बेस लेवल इज इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लेबर आल्सो इंक्रीज, बट बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज इफ द बेसेस आर इंक्रीज दे रिक्वायर मोर लीजर। ओके, तो सप्लाई ऑफ, अच्छा तो मेरे को ये तुम लोग को समझाना पड़ेगा। देखो समझना, जब वेजेस में दे रहा हूँ मान लो 200 रुपए, तो मैं बोल रहा था भैया 8 घंटा काम करके दो। ठीक है, जब मैं वेजेस बढ़ाया 300, मैं बोला भाई 10 घंटे काम करके दो। ठीक है, 10 घंटे मेरे को काम करके दो। लेकिन जैसे जैसे तुम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते गए तुम लेबर से प्रमोट होके फोरमैन बन गए, फोरमैन से प्रमोट होके सुपरवाइजर बन गए। तो उस टाइम पे जब तुम्हारी वेजेस 500 हो गई, तो उस टाइम पे तुमको लेबर की तरह 10-10 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। तुम अपना टाइम कम करके
6 घंटे कर दोगे अराउंड, क्योंकि तुम अब सुपरवाइजर हो, तुम अब फोरमैन हो, इसीलिए ये बैकवर्ड बेंडिंग होता है, इसीलिए ये बैकवर्ड बेंडिंग होता है। दैट्स द रीजन व्हाई दिस इज बैकवर्ड बेंडिंग। ये देखो गलत बन गया थोड़ा सा, ये ऐसा बैकवर्ड बेंडिंग इसीलिए होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तुम वेजेस बढ़ाते जाओगे, तुम एक्सपीरियंस होते जाओगे, तुम्हारी सैलरी बढ़ती जाएगी, पर तुम्हारा काम करने का जो समय है वो कम होते जाएगा। तुम सीईओ की पोजीशन तक बैठ जाओगे, तुम तो 2 घंटे ऑफिस आके घर चले जाओगे, ऐसा। तो दैट्स व्हाई लॉ ऑफ सप्लाई यहां पर भी वर्क नहीं करता है, ठीक है। फिर आप बात करते हैं चेंज इन सप्लाई, तो इसमें भी एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है। तो देखो when all the things remain constant, if change in the price leads to change in supply, this change is called expansion or contraction। तो वही बात है, अगर प्राइस के चक्कर में चेंज होगा तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, और एनी अदर फैक्टर कारण होगा तो इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ठीक है। तो वही चीज है, तुम लोगों को पिछले में वो भी बताया था। तो देखो डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट मूवमेंट अलोंग द, ये होता है एक्सपेंशन, ये होता है एक्सपेंशन, और ये होता है कॉन्ट्रैक्शन, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब इससे तुम लोग समझ जाओ कि क्या बोलते हैं, जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जब मूवमेंट अलोंग द होगा, पहली बात तो चेंज इन प्राइस के कारण, चेंज इन प्राइस के कारण मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होगा, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होगा। चलो मैं तुम लोग को वैसे ही लिखवा देता हूं, सप्लाई due to change in price, due to change in any other factor, due to change in price एक्सपेंशन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ड्यू टू चेंज इन एनी अदर फैक्टर इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। ये होगा मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, और ये होगा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। एक्सपेंशन कब होता है? इंक्रीज इन प्राइस के कारण। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? डिक्रीज इन प्राइस के कारण। इंक्रीज कब होता है? फेवरेबल चेंज इन एनी अदर फैक्टर। और डिक्रीज कब होता है? अनफेवरेबल चेंज, अनफेवरेबल चेंज इन एनी अदर फैक्टर, अनफेवरेबल चेंज इन एनी अदर फैक्टर। तो इसको तुम लोग लिख लो फटाक से, 2 मिनट में इसको लिख लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई कर्व, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई कर्व। तो देखो ये तुम्हारा सप्लाई कर्व है, इनिशियल लेवल पे राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो इंक्रीज, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो डिक्रीज, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो फेवरेबल चेंज, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो अनफेवरेबल चेंज। तो देखो when the price in constant there is a change in any one of the determinant that leads to change in supply, these change in supply are called increase or decrease of supply। to explain the increase or decrease of supply a single supply curve is not enough, it means new supply curves are formed। वही राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो नए सप्लाई कर्व्स बनेंगे। when the supply is increased new supply curve is formed towards the right of the, or in some way when the supply is decreased new supply curve is towards the left of the old supply curve। सप्लाई फंक्शन क्या होता है? सप्लाई फंक्शन एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप सप्लाई का उसके फैक्टर्स के साथ। क्या फैक्टर्स? जो उसको चेंज कर सकते हैं, सप्लाई का रिलेशन उनके फैक्टर्स के साथ। जैसे डिमांड में पढ़े थे, डिमांड फंक्शन वैसी सप्लाई फंक्शन है, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर्स है? सप्लाई ऑफ गुड, फंक्शनल रिलेशनशिप, अच्छा ये सब तुम लोगों को इक्वेशन के नाम दिए हैं। टेक्नोलॉजी के कारण, प्राइस ऑफ इनपुट के कारण, वेदर और गवर्नमेंट पॉलिसी, इसके कारण दीज आर द फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस सप्लाई, फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस सप्लाई, ठीक है। तो एक एक करके अभी हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ गुड इज मेन डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। प्रोड्यूसर सप्लाई मोर गुड्स इफ द प्राइस आर हाई एंड सप्लाई फ्यूअर गुड्स इफ द प्राइस आर लो, ये तुमको पता है। गोल्स ऑफ द फर्म, फर्म में नॉट ट्राई टू वर्क ऑन वेरियस गुड्स गोल्स, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब बोल रहा है फर्म हो सकता है बहुत सारे गोल्स पे एक साथ फोकस कर रही हो, जैसे कि
profit maximization, sales maximization, employment maximization. If the objective is to maximize profit, then higher the profit from the sale of a commodity, the higher will be the quantity supplied by the firm and vice versa. बोल रहा है अगर उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का टारगेट है तो लोग कोशिश करेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाई करें, और उनका अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन का टारगेट है तो प्राइस कम हो ज्यादा उनको सेल में मतलब है, वो सेल पे फोकस करेंगे, सेल्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो जब प्राइस ज्यादा है मार्केट में तब उन लोग सप्लाई बढ़ाएंगे, जब प्राइस ज्यादा है तब उन लोग सप्लाई बढ़ाएंगे। तो वही चीज है, गोल्स पे भी डिपेंड करता है सप्लाई। इनपुट प्राइसेस, द प्रोड्यूसर सप्लाई मोर व्हेन द इनपुट प्राइस आर लो, that is at lower cost of production, at higher input price rise the supply less। तो बोल रहा है जब इनपुट्स यानी रॉ मटेरियल वगैरह की प्राइसेस कम होती है तब प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी जनरली हेल्प टू सेव इनपुट एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम टू प्रोड्यूस द आउटपुट एंड इंप्रूव टेक्नोलॉजी इनहेंस द सप्लाई ऑफ द गुड। तो बोल रहा है टेक्नोलॉजी अगर अच्छी है, टेक्नोलॉजी हाई लेवल की है तो सप्लाई ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होगी, नई टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, ठीक है, कम सस्ते में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ टैक्स एंड सब्सिडी ऑन गुड्स ब्रिंग अबाउट चेंज इन सप्लाई। हायर टैक्स ऑन गुड्स डिस्करेज प्रोड्यूसर एंड देयर सप्लाई विल बी लेस। ऑन द अदर हैंड सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट एनकरेज प्रोड्यूसर। तो सिंपल सी बात है, अगर टैक्स ज्यादा लगेगा गुड्स में तो प्रोड्यूसर सप्लाई करना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही होगी, सब्सिडी क्या होता है भैया, गवर्नमेंट तुमको हेल्प करती है, तुमको टैक्स रिडक्शन देती है, तुमको पैसा देती है, तुमको सस्ते में कुछ चीज प्रोवाइड कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी डिडक्शन दे देती है, कुछ भी, तो वो अगर गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी तो तुम ज्यादा सप्लाई करोगे, ठीक है। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, इफ द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी दे विल सप्लाई लेस एट द प्रेजेंट। बोल रहा है अगर प्रोड्यूसर को लग रहा है कि आने वाले समय में इस पर्टिकुलर गुड की प्राइस बढ़ जाएगी तो वो अभी सप्लाई नहीं करेगा, वो वेट करेगा प्राइस बढ़ने का। और अगर उसको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगी तो वो अभी सप्लाई बढ़ा देगा, क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर में सस्ते में नहीं बेचना चाहता, तो वो अभी बेचना चालू कर देगा। Price of other commodity, usually an increase in price of other commodity make the production of that commodity whose price has not risen relatively less attractive, and thus expect that other things remain the same. The supply of one commodity falls, the price of the other good rises। सिंपल सी बात है, अगर प्रोड्यूसर को ये लग रहा है कि दूसरी कमोडिटी की प्राइस ज्यादा हो रही है दूसरी, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, इस कमोडिटी का प्रोडक्शन सप्लाई बंद कर देगा, प्रोडक्शन बंद कर देगा, और वो दूसरी कमोडिटी है जिसका प्राइस बढ़ रहा है, जो दूसरी कमोडिटी जिसका डिमांड मार्केट में बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, उसका प्रोडक्शन चालू कर देगा, मतलब शिफ्ट कर जाएगा। Number of firms in the market, since the market supply is the sum of the supplier made by the individual firms and the supply varies with the change in the number of firms in the market, a decrease in the number of firms reduce the supply। तो सिंपल सी बात है, मार्केट में जितनी फर्म्स होगी उतनी सप्लाई ज्यादा होगी, जितनी फर्म्स कम होगी उतनी सप्लाई कम होगी, सिंपल। क्योंकि मार्केट सप्लाई कैसे डिटरमाइन होता है, इंडिविजुअल फर्म्स का टोटल लगाने से डिटरमाइन होता है। तो फर्म्स ज्यादा है सप्लाई ज्यादा होगी, फर्म्स कम है सप्लाई कम होगी। नेचुरल फैक्टर्स की बात करें तो सप्लाई ऑफ गुड डिपेंड अपॉन फेवरेबल वेदर कंडीशन लाइक ड्रॉट, फ्लड, एक्सट्रीम वेदर, पेस्ट एंड disease disturb crop production and raw material supply, this will affect the supply of the goods। तो सप्लाई ऑफ गुड्स जो है बहुत सारे अदर फैक्टर नेचुरल कैलेमिटीज के कारण भी इफेक्ट होती है। अगर जैसे अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है या फिर और कोई बीमारी फैल गई, ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उस सिचुएशन में सप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन में सप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इट शोज द रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द सप्लाई एंड द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ठीक है। इट मींस इट एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई टू चेंज इन प्राइस। सिंपल फॉर्मूला वही है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। और यहां पर देख लो वही वाला फॉर्मूला है जहां पर तुम लोग चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी लोगे। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगेन वही 5 होगा, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक और यूनिटरी, ठीक है। हम लोग पढ़ लेते हैं, है सेम पर हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मार्किंग की गलती है, यहाँ फिर से 1 होगा, 2 होगा, ये देखो इसको 1 कर लेना, 2 3 4 और 5, ठीक है। तो देखो perfectly elastic supply, when the price is constant, if there is change of supply it is said to be perfectly elastic supply। तो बोल रहा है प्राइस कांस्टेंट है लेकिन फिर भी सप्लाई कम ज्यादा होते रहेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। इट मींस द सप्लाई में इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट चेंज इन प्राइस। हियर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इंफिनिटी रहेगा यहाँ पर, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है इंफिनिटी, ठीक है। सेम है बेटा, डिमांड की तरह सेम है, कोई चेंज नहीं, बस यहाँ तुमको सप्लाई लगाते जाना है। इन इलास्टिक में प्राइस चेंज होता रहेगा बट चेंज ऑफ सप्लाई कुछ भी नहीं होगा। इट इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इट मींस प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होगा लेकिन सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहेगा। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई मतलब प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई ज्यादा रहेगा प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस से, मतलब प्राइस थोड़ा सा बढ़ा सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी, प्राइस थोड़ा सा कम हुआ सप्लाई बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। इट इज सेड टू बी रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई। इट मींस अ लिटिल चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर चेंज इन सप्लाई, मतलब प्राइस थोड़ा सा चेंज होगा सप्लाई बहुत चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 को टिक कर लेना,
ठीक है। रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई कम रहेगा प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस से, मतलब प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा, प्राइस बहुत बढ़ेगा पर सप्लाई थोड़ा सा ही बढ़ेगा, प्राइस बहुत कम होगा पर सप्लाई थोड़ी सी कम होगी, मतलब जो वो है क्या बोलते हैं, प्राइस जो है वो ज्यादा चेंज होगी पर उसके कंपैरिजन में सप्लाई थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है। इट इज सेड टू बी रिलेटिव इनलास्टिक, इट मींस अ मोर चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस चेंज इन सप्लाई, वही बात है, ठीक है। और लेस देन 1 होता है। और यूनिटरी में जितना प्राइस चेंज होगा उतना ही सप्लाई चेंज होगा, जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ही सप्लाई बढ़ेगा, जितना प्राइस कम होगा उतना ही सप्लाई कम होगा, ठीक है। तो उतने ही प्रोपोर्शनेट से चेंज होगा। तो इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, इट इज सेड टू बी यूनिटरी, इट मींस चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन सप्लाई और चेंज इन प्राइस सेम होगा, ठीक है। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। अच्छा, कहीं कहीं पर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, ये देखो ये ईपी लिख दिया, इसको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर लेना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बाकी सब ठीक है, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, तो नेचर ऑफ द कमोडिटी, इफ द गुड इज ड्यूरेबल द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी मोर, द पेरिशेबल गुड्स हैव लेस, ठीक है। तो वही बोल रहा है अगर गुड्स ड्यूरेबल है तो इलास्टिसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर गुड्स जो है पेरिशेबल है तो इलास्टिसिटी कम होगी, ठीक है। टाइम फैक्टर, लॉन्ग पीरियड में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा होती, कभी भी तुम लोग समझ रहे हो, लंबे समय में इलास्टिसिटी ज्यादा ही होती है हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्ट पीरियड की बात करें तो उतना ज्यादा रिस्पांस नहीं करते। शॉर्ट पीरियड में एकदम से प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा नहीं सकता। तुम लोग खुद सोचो, एक दिन में अचानक से सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई, बताओ कोरोना के टाइम में मिल रहा था, जब एकदम से पहली बार लॉकडाउन हुआ था सैनिटाइजर मिल रहा था, खत्म होने के बाद मेडिकल में नहीं मिल रहा था। एक दिन में शॉर्ट पीरियड में तुरंत प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं बढ़ा सकता। अभी जाओ मेडिकल स्टोर, 10 तो सैनिटाइजर, नई कंपनियां आ गई है, 10 नई कंपनी के सैनिटाइजर मिल गए, सोचो। तो लॉन्ग रन में सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो ज्यादा होती है, पर एज कंपेयर टू शॉर्ट रन में ज्यादा इलास्टिक नहीं शो कर पाती है वो, ठीक है। अवेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी, इफ दे आर मोर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, अगर ज्यादा है तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, भाई ऑफ कोर्स ही बात है। अगर अवेबिलिटी है तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, पर अवेबिलिटी नहीं है तो फिर कम होगी, मतलब रेयर आर्टिकल्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, if the cost of production is more elasticity will be less, if the cost of production is less elasticity will be more। तो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना ज्यादा इलास्टिसिटी उतनी कम, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेचर ऑफ इनपुट, इफ द इनपुट आर अवेलेबल इन द मार्केट देयर इज मोर इलास्टिक सप्लाई, अदरवाइज लेस इलास्टिक। अगर मार्केट में रेडली अवेलेबल है इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल वगैरह, तो इलास्टिसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। पर अगर रेडली अवेलेबल नहीं है, रेयर आर्टिकल्स, तब तो इलास्टिसिटी कम होगी ना, इलास्टिसिटी तब कम होगी, तब तो मोनोपोली क्रिएट होगा, समझ रहे हो, ठीक है। अगर रेयर आर्टिकल्स है तभी तो मोनोपोली क्रिएट होगा। रिस्क टेकिंग, इफ द एंटरप्रेन्योर टेक द रिस्क द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी मोर। अगर मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूं तो इलास्टिसिटी ज्यादा है। अगर मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूं, कौन, एंटरप्रेन्योर मतलब प्रोड्यूसर, सप्लायर, तुम लोग जिस भी भाषा में बोलो, सप्लायर, प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर एक ही बात होती है, मतलब इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात होती है भैया, नहीं तो तुम लोग उसको भी कमेंट कर बोलोगे भैया एंटरप्रेन्योर अलग होता है ना। तो ये बोल रहा हूं कि अगर वो रिस्क लेने के लिए रेडी है तो ऑफ कोर्स इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, नहीं तो फिर कम होगा, समझ में आई बात। तो देखो अब नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे हम लोगों को राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट प्राइस डिटरमिनेशन विद सिंपल एप्लीकेशन है ये चैप्टर। तो ये ना छोटा सा टॉपिक है, चलो मैं इसको अभी करा देता हूँ, ठीक है, छोटा ही टॉपिक है ये, प्राइस डिटरमिनेशन विद सिंपल एप्लीकेशन बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम। तो एक बात बताओ, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कब अटेंड करती है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कब अटेंड करती है भैया, व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई तब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम अटेंड करती है। तो यस, इक्विलिब्रियम प्राइस मींस कांस्टेंट प्राइस, अनचेंज्ड प्राइस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, द प्राइस ऑफ अ गुड डिटरमाइंड बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ द बायर एंड सेलर, इट इज नथिंग बट demand and supply, it is actually the price at which the demand of quantity of a commodity equal to quantity supply, this can be explained by the following diagram। तो वही बोल रहा है डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है, और बायर और सेलर के बिहेवियर से, क्योंकि बायर डिमांड करता है, सेलर सप्लाई करता है, तो वही बायर और सेलर के उससे डिमांड और सप्लाई इफेक्ट होता है, और डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिटरमिनेशन होता है। दोनों जहां टकराते हैं वहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। ये देखो, दिस इज व्हाट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये कौन सा कर्व है, सप्लाई कर्व SS, और ये कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व। जहां दोनों टकराते हैं वहां पर प्राइस फिक्स हो जाता है। अगर देखो प्राइस ज्यादा है, देखो समझना, आप क्रोनोलॉजी समझो, देखो यहां पर प्राइस था, प्राइस अगर बढ़ गया, देखो प्रोड्यूसर ने सप्लाई बढ़ा दी और कंज्यूमर ने डिमांड कम कर दी, प्रोड्यूसर ने सप्लाई बढ़ा दी और कंज्यूमर ने डिमांड कम कर दी। और देखो जब प्राइस कम हुआ तो देखो कंज्यूमर ने डिमांड बढ़ा दी, लेकिन यहाँ प्रोड्यूसर बेचना नहीं चाह रहा है, क्यों, क्योंकि प्राइस कम है, तो प्रोड्यूसर बेचना नहीं चाह रहा तो उसने डिमांड कर दी। मैं तुम लोग को ये कर्व समझा रहा हूं, ठीक है। तो देखो इस सिचुएशन में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी, कंज्यूमर बोल रहे हैं मोर, कंज्यूमर बोल रहे हैं और दो। इस सिचुएशन में एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो गई जब प्रोड्यूसर बोल रहा है, प्रोड्यूसर
एक्सेस सप्लाई कर रहा है, कंज्यूमर बोल रहे हैं हमको नहीं चाहिए, प्रोड्यूसर यहां बढ़ा दिया, यहां कंज्यूमर बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो गई। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, लेकिन यहां पर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कर्व है। क्यों? क्योंकि प्राइस कम है, ठीक है। तो ये कर्व का यही मतलब है, और ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू द अबव डायग्राम पी प्राइस सप्लाई मोर एट लीस्ट, अच्छा वही सब एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलो केस 1, व्हेन सप्लाई इज कांस्टेंट, जब सप्लाई कांस्टेंट होगी, मतलब सप्लाई कर नहीं ऊपर नीचे, पर डिमांड इज गोइंग टू चेंज, हाउ इट प्राइस कैन बी डिटरमाइंड। तो देखो मैं तुम लोगों को इसी डायग्राम से समझा देता हूं, ठीक है। तो देखो सप्लाई कर्व वैसी का वैसी रहने वाला है, सप्लाई कर्व वैसी का वैसी, लेकिन डिमांड कर्व पहले यहां पर था, एज्यूम कर रहा हूं पहले डिमांड कर्व यहां पर था। चलो साफ सुथरा नया ही बनाता हूं। देखो सप्लाई कर्व यहां रहने वाला है और डिमांड कर्व यहां पर होगा, इनिशियल स्टेज में यहीं पर होंगे दोनों, डी डी एस एस, ठीक है। तो कहां है प्राइस? ये रहा प्राइस। कहां है सप्लाई? ये रहा, ठीक है। क्वांटिटी लिख दो, डिमांड सप्लाई क्वांटिटी लिख दो, ठीक है। अब देखो अब डिमांड इंक्रीज होगा, क्या बोला मैं? डिमांड इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने प्राइस के कारण नहीं, एनी अदर फैक्टर के कारण हो रहा है। तो डिमांड इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो अब राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो अब नया बनाओ, नया वाला कैसे बनेगा? ये देखो क्या हुआ इस सिचुएशन में, प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी भी बढ़ गई। क्या हुआ इस सिचुएशन में? प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी, क्योंकि ये देखो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये ई डैश आ गया, ये आ गया न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो प्राइस भी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई। अगर डिमांड डिक्रीज हो गई, अगर डिमांड डिक्रीज हो गई, तो ये देखो ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 आ गया, ठीक है। यहां पर देखो प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी भी कम हो गया, समझ में आया? तो ऐसे करना था, मतलब डिमांड इंक्रीज और डिमांड डिक्रीज होगी और सप्लाई कांस्टेंट होगी, तो क्या चेंजेस होंगे? तो ये चेंजेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सिचुएशन देखो, केस 2, डिमांड इज कांस्टेंट, सप्लाई इज चेंज। तो अब डिमांड को कांस्टेंट रखते हैं, सप्लाई को चेंज करवाते हैं, एस एस डी डी। अब डिमांड कांस्टेंट, सप्लाई इंक्रीज हो गई और सप्लाई डिक्रीज हो गई, दोनों सिचुएशन देख लो। ये देखो ये पुराना वाला है P और Q, ये पुराना वाला है। अब देखो सप्लाई इंक्रीज हुई, राइटवर्ड शिफ्ट हुई, सप्लाई इंक्रीज हुई, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां बना? ये E डैश। देखो क्या हुआ भैया, प्राइस कम हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई। सप्लाई बढ़ाने से क्या हुआ? प्राइस कम हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस कम हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई। सप्लाई डिक्रीज होने से क्या हुआ? सप्लाई डिक्रीज होने से क्या हुआ? प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी कम हो गई, प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी कम हो गई, समझे? और ये कैसे हुआ? ये जब सप्लाई डिक्रीज हुई, सप्लाई डिक्रीज कैसे हुई? लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब डिक्रीज होता है, राइटवर्ड शिफ्ट मतलब इंक्रीज होता है, समझ में आया बात? तो ऐसे तुम लोग बना के देख सकते हो तुरंत ऑन द स्पॉट, तुम लोग को ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके बनाओ। सप्लाई इंक्रीज करने बोल रहा है राइटवर्ड शिफ्ट करो, डिक्रीज करने बोल रहा है लेफ्टवर्ड शिफ्ट करो, बोल रहा है प्राइस और क्वांटिटी में क्या इफेक्ट होगा, तुरंत चेक कर लो। प्राइस और क्वांटिटी में सीधी लाइन खींचो, प्राइस और क्वांटिटी में इफेक्ट पता चल जाएगा, ठीक है, सीधी लाइन खींच के पता चल जाएगा। ये देखो वैसा ही है, ये देखो हमारा दोनों कर्व सेम टू सेम दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट केस 3, when both demand and supply are change in same proportion। अच्छा सेम proportion से दोनों चेंज होगा, मैं बता रहा हूं, देखो सेम proportion मतलब दोनों बराबरी से चेंज होंगे। ये देखो सप्लाई डिमांड, अब देखो नाप के ना, जितना डिमांड बढ़ाओगे राइटवर्ड शिफ्ट, उतना ही सप्लाई बढ़ाना, अराउंड आई थिंक यहां पर होगा, ठीक है। तो ये देखो ये ओल्ड था, प्राइस क्वांटिटी 1, ये न्यू आ गया, दोनों चेंज हुए ना, दोनों राइटवर्ड शिफ्ट हुए, तो प्राइस सेम है बस क्वांटिटी बढ़ गई। क्या हुआ? प्राइस सेम है बस क्वांटिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि बोला था दोनों सेम प्रोपोर्शन से बढ़ाना, मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर राइट खसका रहे हो तो इसको भी 1 सेंटीमीटर राइट खसकाना, दोनों को 1 सेंटीमीटर राइट खसकाना। तो सेम प्रोपोर्शन से बढ़ने से क्या हुआ? ये हो गया। सेम प्रोपोर्शन से कम होता तो क्या होता? प्राइस सेम रहती बस क्वांटिटी कम हो जाती, प्राइस सेम रहती बस क्वांटिटी कम हो जाती, ठीक है। तो वही चीज यहां पर बोल रहे हैं। नेक्स्ट, when there is a more change in demand and less change in price, मतलब डिमांड ज्यादा चेंज होगा, डिमांड ज्यादा चेंज होगा। ये देखो सप्लाई डिमांड, डिमांड को ज्यादा चेंज करो और सप्लाई को कम चेंज करो, मोर चेंज इन डिमांड लेस चेंज इन सप्लाई, ये देखो ऐसा, ठीक है। तो देखो ये ओल्ड था, प्राइस क्वांटिटी, ये न्यू आ गया, ये देखो यहां पर ये न्यू आ गया, तो देखो प्राइस भी बढ़ी है, क्वांटिटी भी बढ़ी, लेकिन देखो प्राइस थोड़ी सी बढ़ी है, क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई है,
समझ रहे हो? देखो प्राइस थोड़ी सी बढ़ी, थोड़ी सी, पर क्वांटिटी बहुत बढ़ गई। ठीक है, प्राइस थोड़ी सी बढ़ी पर क्वांटिटी बहुत बढ़ गई। तो दिस इज व्हाट इलास्टिक, इलास्टिक शो कर गया। ये देखो प्राइस थोड़ा सा बढ़ा पर क्वांटिटी बहुत बढ़ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट, and there is more increase in supply, less increase in demand, more increase in supply, less increase in demand। तो देखो मोर इंक्रीज इन सप्लाई मतलब सप्लाई कर को ज्यादा आगे बढ़ाओ, और लेस इंक्रीज इन डिमांड तब डिमांड कर को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। तो ये ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी था, ये आ गया न्यू प्राइस और न्यू क्वांटिटी। तो प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी जो है ज्यादा बढ़ गया। प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गया, थोड़ा सा कम, क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गया। ये देखो प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गया। तो मैं ये तुम लोग को दिखाना चाह रहा हूं कि तुम लोग खुद ही बना सकते हो इसको। तुम लोग इसको व्हेन डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज होगा सप्लाई डिक्रीज होगा। देखो डिमांड को इंक्रीज करा दो, सप्लाई को डिक्रीज करा दो, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, डिमांड को राइट वर्ड शिफ्ट, सप्लाई को। तो ये देखो ये ओल्ड था प्राइस क्वांटिटी, ये न्यू आ गया। देखो तो न्यू में देखो बस प्राइस बढ़ा है, क्वांटिटी फिर से सेम आ गया। बस प्राइस बढ़ा है, मैंने ना प्रोपोर्शनेट सेम लिया था, दोनों का इक्वल, इक्वल से डिमांड बढ़ा, इक्वल से सप्लाई कम हुआ। तो प्राइस जो है, प्राइस जो है वो बढ़ गया लेकिन क्वांटिटी सेम है, प्राइस जो बढ़ गया लेकिन क्वांटिटी सेम है। तो ऐसे तुम लोग बना सकते हो। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। ये यहां से डिमांड एंड सप्लाई के ये देखो आंसर क्वेश्चन चालू हो गए हैं। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर, और फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन सिर्फ 10 ही है। फिर इन द ब्लैंक्स अगेन एक सी एक्सरसाइज आ गई, तो एक्सरसाइज तुम ट्राई करना, कोशिश करना सॉल्व करने की। और बाई चांस अगर तुमको नहीं बनती है तो तुम मेरे से कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम में, डाउट सपोर्ट में, टेलीग्राम ज्वाइन करो भाई, वहां इतना अच्छा ग्रुप है, प्रोडक्टिव ग्रुप, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, साथ में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स एक दूसरे का हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ रहे हैं। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी गुड, मेरे को ये देखने को अच्छा लगता है, स्टूडेंट्स एक दूसरे की इतनी बढ़ चढ़ के हेल्प करते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जो भी मेरे यूट्यूब के जो भी सब्सक्राइबर्स हैं। और बाकी कोई डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।